एग्जाम्पल नंबर 23 को देखो और ये बेहतर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 23 आपसे बोल रहा है, इमेजिन अ टनल डग अलोंग अ डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओहो हो, आपको एक टनल खोदनी है, वो भी डायमीटर के अलोंग अर्थ के। ठीक है, अब देखो मैं पहले एक काम कर देता हूँ। काम ये करता हूँ, मैं आपको एक अर्थ लेकर दिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि ये अर्थ है, आपको एक टनल खोदनी है। टनल डायमीटर के अलोंग आपने लेट अस सपोज कि ये खोद दी। ठीक है, अर्थ का सेंटर ये है। तो आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर हो, आपको पता है ये पूरी की पूरी रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ डी डेप्थ पर हो, तो बताओ कितना बचेगा ये वाला हिस्सा। यहाँ पर आप हो, आपने इतनी टनल को खोद दिया है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा कैपिटल आर माइनस का डी। फिलहाल जितना लिखा गया है उतने को समझ लेते हैं। आपको पता है जब नीचे को जाते हैं, जमीन के अंदर को जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होता है। वो कुछ इस तरह से होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का डी अपॉन आर। ये तो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का डी डिवाइडेड बाय आर। ये होता है कहीं ना कहीं चेंजेस का आना। जब आप जमीन के अंदर को जाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होता है। अब आप नीचे को जाओगे तो और कम होता चला जाएगा, सेंटर पर बिल्कुल शून्य हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन तुमने एक टनल खोद दी आर पार सेंटर से होते हुए। अब अगर इसके अंदर को कोई चीज गिराओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे को जाना शुरू कर देगी। नीचे जाते 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 वो कहीं ना कहीं टनल टनल के इस सेंटर पॉइंट को क्रॉस कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्सीलरेशन होगा बॉडी के पास, वो सेंटर को क्रॉस करके, जब सेंटर को क्रॉस करके इधर को जाने की कोशिश करेगी तो सेंटर पर फिर से वो आने की कोशिश करेगी। तो जब सेंटर पर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देगी। तो वही चेक कर रहे हैं कि कितने सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू करेगी। तो फिलहाल मैंने देखा कि जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस का डी अपॉन आर होता। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, आप लिखेंगे लेट से एट डी डेप्थ। तो जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी वन माइनस का डी अपॉन आर। ये हो गया। यहां से आप ये कह सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी है और आर माइनस के डी डिवाइडेड बाय आर है। अब देखिए ये आर माइनस के डी को आप कुछ कह दो अपनी तरफ से। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया कि ये वाई है, तो आप ये कह सकते हैं एंड जी डैश इज इक्वल टू जी, और इसको आपने वाई कह दिया और ये आर है। आप ये बात ब्रैकेट में भी कह सकते हैं कि वाई जो है वो आर माइनस डी के बराबर है। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी वाई डिवाइडेड बाई आर ये आ चुका है आपके पास कहीं ना कहीं ये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं कि यार एक बात बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जिसको आप जी डैश कह रहे हो, तो आप कह सकते हैं यहां से कि हेयर जो जी डैश है ये किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ये आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में। तो जब एक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है इसके अंदर कि वो कहीं ना कहीं जो एक्सिलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो सेंटर की तरफ को एक्सिलरेशन है और आप इस एक्सिलरेशन को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्प्लेसमेंट घटता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं एक्सिलरेशन भी घटता चला जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन की एलोंग है। मीन पोजीशन के जब एलोंग होता है तो ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता। जब सेंटर की तरफ को होगा तो इस तरह की मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहोगे। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ को है ना, तो सेंटर की तरफ को आएगा। अभी क्रॉस करके यहां पहुंच चुका तब भी ये अंदर की तरफ को आने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की मोशन होना शुरू कर देगी। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो हेयर डिस्प्लेसमेंट
ऑफ ऑब्जेक्ट इज proportional to g, so it will always try to move towards its center, सेंटर की तरफ को मूव करेगा, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ को मूव करेगा। तो आप इस मोशन को क्या होगा, सो इट्स मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो आपको पता सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड होता है, ये क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। यहां को दिखा देता हूं बाकी पार्ट। तो t इज इक्वल टू 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है यहां पर y, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप यहां लिखोगे y डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो यहां पर g डैश आ जाएगा, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g ना हो करके g डैश है, वो आपने कर दिया। तो t इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखो y अपॉन जी डैश की वैल्यू निकालो। जब y अपॉन जी डैश की वैल्यू निकालोगे तो यहां से देख सकते हैं आप, y अपॉन जी डैश की वैल्यू मैं यहां निकाल कर दिखा देता हूं। ये आपके पास जी डैश इज इक्वल टू जी वाई अपॉन आर था, तो मैं यहां से निकाल रहा हूं y अपॉन जी डैश, तो y अपॉन जी डैश, तो ये r अपॉन जी हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं r बाई जी। कितना हो गया, r बाय जी। अब यहां पर r आ चुका है, इसको भी ऐसे रहने दो, सिंस वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। इसको तोड़ोगे आप तो g ऐसे रहेगा, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और नीचे r का स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब काट दिया, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर रो जी। ये आ चुका है कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू। ये आपने बहुत बार निकाली है, तो इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, तो आपके पास t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट r, और g की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर रो और जी। ये हो चुका, r से r कट जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर रूट के अंदर, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/3 भी 3 ऊपर चला जाएगा, पाई थोड़ा ना जाएगा ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा। हाँ भाई, क्या क्या रखा आपने, 4/3 पाई आर रो जी, ये आपने जी की जगह रखना, तो जी की जगह आपने रख दिया। y अपॉन जी डैश की वैल्यू कितनी आई है, y अपॉन जी डैश की वैल्यू, y अपॉन जी डैश की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाय g, r डिवाइडेड बाय g आपने रख दिया। तो वैल्यू आ रही है 3/3 4 पाई, 4 पाई r से r कट गया, 4 पाई रो जी, 4 पाई रो जी। अरे चल जा भाई, चल जा चल जा, अभी नहीं, यहाँ नहीं चल रहा, तो इसे आगे ले लेते हैं, ये चल जा रे चल जा, तो ये इसे आगे ले लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई रो जी, r से r कट गया। यहाँ तक देख लो, समझ में आ गया क्या, इतने को प्रैक्टिस करो, अच्छे समझ लेते हैं। अब इसमें क्या बचा हुआ है, बस ये देखो बचा हुआ इसमें क्या है। देखो क्या बचा हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये सब हो चुका है, बस अब कैलकुलेशन बची हुई है। एक काम करते हैं, ये 2 पाई जब अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो इसे, तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर
अपॉन 4π ρg। तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, तो रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3π/ρ और g। रखो वैल्यू और आंसर पालो। 3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और रो डेंसिटी दे रखी है, अर्थ की मीन डेंसिटी दे रखी है भाई, कितनी है 5520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 5520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्मॉल कैपिटल जी भी है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। ये पावर निगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो आप ये कह सकते हैं टी इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 चौके 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 का 4 4, 3 3 9 का 9 9, 9.42, और नीचे हो जाएगा 5520 इंटू 6.67, और 10 की पावर ऊपर जाकर प्लस का 11 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 942 ऊपर पहुंच जाएगा, 5520 ये हुआ, 667 ये हुआ, और 10 की पावर 11 ये हुआ। 10 की पावर 11, एक जीरो से 10 की पावर 10 रह जाएगा, तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 5 की फॉर्म में बाहर निकल कर आ जाएगा। ऊपर बचेगा 942, नीचे बचेगा 55,552 इंटू 667। बस ये सॉल्व होने रह गए। आप 552 का मल्टीप्लाई कर दो, 552 का मल्टीप्लाई करना 667 के साथ कर लो। 7 में 14 का 4 हासिल लेके 7 में 35 और 1 36 का 6 कैरी 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 38 38, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लेके 6 पंजे 30 और 1 31 का 1 हासिल लेके 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 33 33, 3312 ये आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा नीचे वाला गलत हो गया, 3312 लिखना, 3312 2 1 3 3, तो वैल्यू आ गई 4 8 1 3 3 6 7 8 का 8 8 6 3, ये आ चुकी है। कितना 38 81 84, तो 10 की पावर 5 ये है, स्क्वायर रूट 942 ये है 36 81 84। इसको डिवाइड करके देख लो, 942 को डिवाइड करो 36 81 84 से। मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, आप जब तक करें इससे, क्योंकि लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 942 को डिवाइड करना है 36 81 84 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.002558। तो 10 की पावर 5 ऐसे रहेगा, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी 0.002558, इतना रहने दो 2558। अब पॉइंट हटा के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हटा के नीचे 10 की पावर 6 कर दो, और 25 58 बचा। 10 की पावर 6 नीचे को बाहर आएगा तो 10 की पावर 3 की फॉर्म में, तो 10 की पावर 5 और नीचे 10 की पावर 3, और रूट के अंदर वैल्यू रह जाएगी 25 58। अब मुझे एक बात बताओ, 25 58 आपने रूट याद किया हुआ, किसी का है ये 25 58 के याद है? 25 50 से तो ऊपर का हो गया, 50 से तो ऊपर का आ गया, क्योंकि 50 का अगर होगा तो 5 पंजे 2500 हो जाएगा, लेकिन यह 25 58, तो वैल्यू 50 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। स्क्वायर रूट 25 58 कितना निकल कर आएगा? स्क्वायर रूट 25 58 क्यों निकालोगे तो 25 58 50 से ज़्यादा आएगी, तो 50.57 आ रही है। बिल्कुल सही यार, वहीं तक पहुंच गए 50.57। 50 से थोड़े से ज़्यादा ना, तो अप्रोक्सीमेट लिख देता, आपकी जगह होता तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता, क्योंकि याद किसी को नहीं होता। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 50 58, क्योंकि ये है 25 58, तो 50.58 ये आया। 10 की पावर 2 लगा हुआ तो 58 भी खत्म हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 50 58 सेकेंड। तो यही टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड आ चुका 50 58 सेकेंड। आंसर क्या यही है? 50 58 की जगह 50 59.77 सेकेंड है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया है, इसके आगे को और भी डिजिट थी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। यही आपका आंसर है। सॉल्व करना है, मेहनत से सॉल्व करना है। बस मैंने 2 कैलकुलेशन की हैं। एक कैलकुलेशन तो ये वाली मल्टीप्लाई की कर सकता था, लेंथी हो जाता, लेकिन करके दिखा देता, ये वैल्यू आती। दूसरा नहीं, ये तो मैंने खुद नहीं करके दिखाई है ना, ये तो मैंने खुद नहीं करके दिखाई है।
बस ये डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व भी किया कैलकुलेटर से, और ये जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आई थी इसका रूट में वैल्यू देखा। रूट में वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट तो अंदाजा लगा ही लेता 2558 का कितना बैठने वाला है, तो 50.58 लगभग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही था कि भाई अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो रेडियस के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे को आ जाएगा कुछ डेप्थ में आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इससे चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने देखा कि यार एक काम कर लेते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है इसको y कह देते हैं। आपने y कह दिया, उसके हिसाब से आपने y को एज ए डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया। फिर आपने देखा कि ये जो y है, ये जो y है ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में है। अगर ये y जीरो हो जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर होगा। तो इस हिसाब से आपने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है यार उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ये भी कह सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। उस हिसाब से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चले गए, कैलकुलेशन की और आंसर पा लिया। होप सो क्लियर हो गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मज़ा आ गया तो वीडियो को शेयर करने में क्या दिक्कत, जितना हो सके शेयर करो। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।